हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में। और आज भी हमारा जो चैप्टर रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर अपने प्रभुत्व को स्थापित किया, यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार किया और यहाँ के क्षेत्रों को जीता। और आज जिस टॉपिक पर हम फोकस करने जा रहे हैं वह है सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। और हम देखेंगे कि सहायक संधि के माध्यम से किस तरीके से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि कर्नाटक वॉर में हमने देखा था कि अंग्रेज अब एक अकेली यूरोपीय पावर बन गए थे। उसके बाद बक्सर और प्लासी के युद्ध के माध्यम से वे व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो गए। फिर रेगुलेटिंग एक्ट्स के माध्यम से उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार कानूनों के माध्यम से करना शुरू किया। जिसके बाद हमने देखा था कि दक्षिण भारत की तरफ मैसूर युद्ध से उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास शुरू किया, जिसमें से हमने पहले, दूसरे और तीसरे युद्ध को देख लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं पहले सहायक संधि की, उसके बाद में हम बात करेंगे मैसूर के चौथे युद्ध की, जिसके बाद फाइनली अंग्रेज मैसूर में अपना प्रभाव छोड़ने में सफल हुए और वहां पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। दोस्तों, जब हम सहायक संधि की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सहायक का अर्थ क्या हुआ। सहायक का क्या अर्थ हुआ? उसका एक मीनिंग फ्रेंड ही तो होता है, सहयोगी कह लीजिए, फ्रेंड कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, जो भी कहना चाहें आप कह लीजिए, जो आपकी सहायता करता हो, जो आपकी सहायता करता हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अब इसी सहायक संधि सब्सिडियरी अलायंस का प्रयोग किया अपने साम्राज्य विस्तार में। जब अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीते तब उनको ऐसा लगा कि अब हम यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार बहुत आसानी से कर सकते हैं यहाँ की शक्तियों को हराकर। लेकिन जब मैसूर में हैदर अली ने उन्हें पराजित किया तब उन्हें लगा कि शायद उनकी सोच गलत है। और उसके बाद में सेकेंड जब वॉर हुआ मैसूर का, उसमें भी उनको सफलता नहीं मिली। तब अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि उन्हें सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि और माध्यमों से भी अपने साम्राज्य के विस्तार की आवश्यकता होगी। और फाइनली जब तीसरे मैसूर युद्ध से उनको थोड़ी सफलता मिली तब उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हमको इस क्षेत्र में और प्रयास करना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने निज़ामों को और मराठों को अपनी तरफ आकर्षित किया था, उससे उन्हें लगा कि अब अगर हम यहाँ के क्षेत्रों को आपस में और मिला लें तब हमारा साम्राज्य विस्तार आसानी से हो सकता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से तृतीय युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजों का अभी पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ था और उन्हें अपना पूर्ण नियंत्रण चाहिए था। इस बीच कॉर्नवालिस की डेथ हो जाती है और नया गवर्नर जनरल बन के आता है वेलेज़ली। वेलेज़ली की एक अपनी सोच थी और उसने प्रयास किया कि सहायक संधि के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो आइए हम इसी सहायक संधि को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, यदि सब्सिडियरी अलायंस की बात की जाए, सहायक संधि की बात की जाए, तो जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग बैठ के आपस में चाय पी रहे हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे की समस्याओं को पूछ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि भैया तुम्हें जो समस्या होगी हम दूर करेंगे। एक दूसरे की समस्याओं को आपस में दूर करने के लिए ये चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी चाय पे चर्चाएं होती हैं, उसमें से कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब गलत ही गलत हो रहा था। और होता भी क्यों ना, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों का काम ही यही था कि यहाँ के लोगों को उल्लू बनाओ और अपना काम निकालते चलो। तो ऐसा ही यहाँ पर अंग्रेजों ने भी किया। और अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया कि एक सहायक की भूमिका में आए अंग्रेज यहाँ पर एक सहायक की भूमिका में आए। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय फ्रेंच क्रांति चल रही थी और नेपोलियन का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। नेपोलियन का प्रभाव बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था और वो अपना साम्राज्य विस्तार करता ही जा रहा था। और इस साम्राज्य विस्तार का डर अंग्रेजों को लग रहा था, क्योंकि जहाँ कहीं भी नेपोलियन साम्राज्य विस्तार कर रहा था वहाँ पर किसी न किसी रूप में अंग्रेज जुड़े हुए थे। और अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं नेपोलियन भारत की ओर ना आ जाए, और इससे अंग्रेजों को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता और यहाँ के जो क्षेत्र उनके थे वो उनके हाथ से जा सकते थे। लेकिन अंग्रेज बहुत शातिर थे। उन्होंने क्या किया, वैसे तो उन्हें नेपोलियन से स्वयं का खतरा था, लेकिन यहाँ के राज्यों को उन्होंने क्या कहा कि भैया नेपोलियन से तुम्हें बहुत खतरा है, अगर वो आ गया तो समझ लो कि यहाँ का क्षेत्र तुम्हारा वो जीत ही लेगा। इसलिए
हमको तुम्हारी सहायता करने दो। भाई यहाँ के लोगों की मानसिकता तो वो समझ ही चुका था, चाहे बक्सर का युद्ध रहा हो, चाहे प्लासी का युद्ध रहा हो, चाहे कर्नाटक का युद्ध रहा हो, वो ये जान चुके थे कि अगर यहाँ के लोगों को थोड़ा सा भय दिखाया जाए और थोड़ा सा उनकी गद्दी को लेकर उन्हें डराया जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इन लोगों को जो यहाँ के राज्य थे उनसे कहा कि भैया हम तुम्हारे सहायक बन जाते हैं और हम लोग आपस में कर लेते हैं दोस्ती, हम लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं। और इस दोस्ती के बदले ऐसी कंडीशन रखी गई कि वे एक दूसरे की सहायता करेंगे और मुख्यतः अंग्रेज जो होंगे वो इन राज्यों की सहायता करेंगे और बदले में इन राज्यों को अंग्रेजों को भी कुछ देना होगा। तो ये यही चीज़ है। एक वॉट में क्या थी ये संधि, वाई क्यों थी ये संधि, और हाउ कैसे हुई ये संधि, कैसे हुई। तो देखिए वाई तो बहुत आसान सा हमने देख ही लिया कि अंग्रेजों को अपना साम्राज्य विस्तार करना था। अंग्रेजों को क्या करना था? अपना साम्राज्य विस्तार करना था। और दूसरी चीज़ क्या थी? उनको नेपोलियन से स्वयं का खतरा था। और तीसरा, पूरे विश्व में और भारत में लगातार युद्ध करके उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी, उनका धन हानि हो रहा था। आखिर आप ही बताइए कि वो तो यहाँ पे लाभ कमाने के उद्देश्य से आए थे ना, और लगातार युद्ध करते रहेंगे, अगर उनकी सेनाओं का खर्च बढ़ता रहेगा तो क्या उनको ज़्यादा लाभ हो पाएगा? तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना था, अपनी जो खर्च थे उसको सीमित करना था, उसको नियंत्रित करना था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अंग्रेज सहायक संधि ले आए। और किस तरीके से ले आए? उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को बोला कि भाई हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव आपके दरबार में रहेंगे, ठीक है, और वो आपकी सहायता करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वो आपके पड़ोसी राज्य हों, चाहे विदेशी क्षेत्र हों, उनमें जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें आपकी सहायता करेंगे। और एक तरीके से वो कंपनी और राज्य के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। और एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय करेंगे। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने ये बातें कही। और उनका लक्ष्य क्या था कि इसके माध्यम से बिना कुछ किए अंग्रेजों को कई छोटे क्षेत्र जो ऐसे राज्य थे जो बहुत शक्तिशाली नहीं थे, उन्होंने चुपचाप इस संधि को मान लिया और अंग्रेजों की सारी कंडीशन को मानते हुए वो उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाते चले गए। और इस तरीके से अंग्रेजों को बिना कुछ किए धीरे धीरे काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य विस्तार करने का मौका मिल गया और उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ा। और इसको खर्च क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने ऐसी शर्तें ही रख दी थी। और देखिए अंग्रेजों ने मेनली 4 शर्तें रखी थी, 4 कंडीशंस रखी थी इसकी। पहला क्या था कि राज्य में ही जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार करेगा वहाँ पर राज्य में ही ब्रिटिश सेना रहेगी। ब्रिटिश सेना का कार्य क्या रहेगा? यदि उस राज्य को कोई खतरा उत्पन्न होता है तो वो उसकी सहायता करेगी। लेकिन इस सेना का जो सारा खर्च होगा वो राज्य वहन करेगा। जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे सेना पर, उसको राज्य को उसका खर्च उठाना होगा और अंग्रेजों को कुछ नहीं देना होगा। तो देखिए एक झटके में उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का जो सैन्य खर्च जो था वो राज्य के ऊपर डाल दिया, अपना खर्च तुरंत कम कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ एक कंडीशन थोड़ी सी लगाई गई, अगर राज्य छोटा हुआ तो उन्हें छोटा अमाउंट देना होगा और राज्य बड़ा हुआ तो बड़ा अमाउंट देना होगा, राज्य की स्थिति के आधार पर। थोड़ा सा इन्होंने एक वो रहेगा कि भाई हम तुम्हारा भी ख्याल रख रहे हैं। दूसरी शर्त क्या लगी कि जो राज्य का दरबार है, राज्य दरबार में एक प्रतिनिधि होगा अंग्रेजों का कौन होगा? प्रतिनिधि होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो कंपनी और राज्य के बीच में एक
वार्तालाप की स्थिति, समन्वय की स्थिति स्थापित करेगा, जिससे इनके बीच में हमेशा दोस्ती कायम रहे। तो दूसरी शर्त तो ये थी। तो वह कहने को तो ये बहुत आसानी से था कि प्रतिनिधि रखेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि अपना रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा दिया, और अब दरबार में हमेशा उनको पास एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो अंदर की सारी खबरें उन्हें देता था। और ये प्रतिनिधि ऐसा नहीं होता था, प्रतिनिधि वहाँ के दरबार के सभी कार्यों में धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगे थे, और जो इनकी संप्रभुता थी वो धीरे धीरे जाने लगी थी राज्यों की। वहीं पे अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं तो अन्य यूरोपीय पावर भी थी, जैसे कि मैसूर में क्या होता था, फ्रांसीसियों से बड़ी नज़दीकी रख लेते थे। तो यही एक कंडीशन लगाई गई, जो भी राज्य होंगे वो किसी दूसरी यूरोपीय कंपनी की सेना के सिपाही को अपनी सेना में भर्ती नहीं देंगे, जिससे जो दूसरी यूरोपीय शक्तियाँ थी उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाए। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने एक तीर से दो शिकार किया, एक तो राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, और दूसरा जो दूसरी कम्पिटिटिव उनकी कंपनियाँ थी, यूरोपीय कंपनियाँ, उन पर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। और चौथी जो कंडीशन थी कि यदि किसी राज्य को, अब चाहे अपने पड़ोसी राज्य से, चाहे किसी विदेशी राज्य से अगर कोई संपर्क स्थापित करना है, कोई रिलेशन बनाना है, कोई संबंध बनाना है, तो अंग्रेजों को मध्यस्थ के रूप में रखना होगा। अंग्रेज एज अ मीडिएटर रहेंगे। और इस तरीके से आप देखिए, इन चारों शर्तों के माध्यम से अंग्रेजों ने पूरी तरीके से नियंत्रण में ले लिया राज्यों को। यहाँ पर अपनी सेना भी रख दी, यहाँ पर अपना प्रतिनिधि भी रख दिया, और किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति से उनको दूर भी कर दिया, और साथ ही साथ राज्यों के आपस में जो उनका कोऑर्डिनेशन हो सकता था, आपस में उनके गठबंधन बन सकते थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उसको भी समाप्त कर दिया। तो कितनी चालाकी से अंग्रेजों ने 4 शर्तें भारतीयों पर थोपी, और उन जो भारतीय राज्य थे उन्होंने पहले अपनी संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को बेचा, और धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता को भी बेच दिया। और इस प्रकार से इस संधि की शर्तों के माध्यम से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार की एक ऐसी नींव रखी जिससे वो आगे बढ़ते चले ही गए। सहायक संधि से अर्थ है देशी राज्यों को मित्रता के नाम पर सैन्य सहायता देने से। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने जहां पर भी ब्रिटिश शक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध सैन्य सहायता देने एवं मित्रता का वादा किया, वहां इसका गुप्त उद्देश्य किसी भी विदेशी आक्रमण से भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना था, तथा भारत में क्रमिक रूप से साम्राज्य विस्तार करना था। मित्रता के जाल में फंसाकर उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में अपनी स्वतंत्रता गंवानी पड़ी भारतीय रियासतों को। इस प्रकार सहायक संधि ने अपने दोहरे उद्देश्यों, यानी ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और क्रमिक रूप से साम्राज्य विस्तार के भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो प्रावधान किए गए, जो शर्तें थी, क्या थी? हस्ताक्षर करने वाला राज्य ब्रिटिश सेना को रखेगा, सेना का खर्च संबंधित राज्य उठाएगा, अगर राज्य छोटा हुआ तो नगद धन प्राप्त देगा, और राज्य किसी भी वाह्य आक्रमण से सुरक्षा उसको ब्रिटिश सेना देगी। और हस्ताक्षरकर्ता राज्य दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट को नियुक्त करेगा। रेजिडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित राज्य के बीच में मित्रता की कड़ी के रूप में कार्य करेगा। साथ ही हस्ताक्षरकर्ता राज्य किसी भी दूसरी यूरोपियन को अपने सैन्य एवं असैन्य किसी भी सेवा में नियुक्त नहीं करेगा। और उसके बाद में हस्ताक्षरकर्ता राज्य किसी भी पड़ोसी राज्यों से संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्यस्थता में ही स्थापित करेगा। ये चारों शर्तें के नाम पर उन्होंने अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ पर एक और बात होती है, अक्सर कहा जाता है कि जो सहायक संधि थी वो डुप्ले ने शुरू की थी। तो बात भी सही है। डुप्ले ने ही सबसे पहले, जब कर्नाटक का युद्ध हो रहा था और वहाँ पर पहले वॉर में फ्रांसीसियों को जब सहायता मिली, तो चंदा साहब की सहायता के बदले में इस तरीके की सहायक संधि थोपी थी डुप्ले ने ही। लेकिन इसका बहुत विस्तार नहीं हुआ। हालांकि बाद में जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद में अवध के नवाब के ऊपर भी ये थोपी गई थी सहायक संधि, लेकिन वहाँ पर भी इतना विस्तारित इसको नहीं किया गया। लेकिन जब वेलेज़ली आया तब इसने विस्तारित रूप में इस संधि को आगे बढ़ाया, और जहां पहले सिर्फ पहली शर्त रहती थी सेना रखने वाली, उसको आगे बढ़ाते हुए 2, 3, 4 तीनों और शर्तों को इसने जोड़ा।
तो इसलिए अगर हम कहें कि सहायक संधि की असल में शुरुआत भले डुप्ले ने की, लेकिन उसका विस्तार वेलेज़ली ने किया, इसीलिए इस संधि का श्रेय जो जाता है सहायक संधि का, वो वेलेज़ली को जाता है। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन किस रूप में आता है उस रूप में आपको देखना होगा कि शुरुआत ओवरऑल देखा जा रहा है तो डुप्ले वहाँ पे आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर सहायक संधि की सिर्फ नॉर्मल से एक क्वेश्चन है, उसका विस्तार किसने किया, तो वेलेज़ली ने किया। देखिए, वास्तव में सहायक संधि की विचारधारा सर्वप्रथम डुप्ले के मन में आई थी जब उसने चंदा साहब को पैसे के बदले सैन्य सहायता उपलब्ध कराई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम संधि शुजाउद्दौला अवध के नवाब के द्वारा इलाहाबाद की संधि में क्लाइव के द्वारा रखी गई, जब क्लाइव ने बंगाल को मराठा आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए अवध को मराठा एवं बंगाल राज्य के बीच एक बफर स्टेट के रूप में विकसित किया। हालांकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, परंतु अपने पूर्ण रूप में सहायक संधि का प्रारंभ 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली के साथ की गई, जब भारत पर नेपोलियन के आक्रमण का भय काफ़ी अधिक हो गया था। और इस प्रकार इस समय ब्रिटिश साम्राज्य को नेपोलियन के आक्रमण से सुरक्षित करने तथा अंग्रेजों के भारतीय रियासतों से मित्रता का छलावा देते हुए खुले तौर पर सहायक संधि का संदेश दिया गया, और एक दूसरे को असुरक्षित समझते हुए भारतीय रियासतों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस संधि का विकास होता है। और सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया इस पर, तो हैदराबाद का जो निज़ाम था, हैदराबाद का जो निज़ाम था उसने सबसे पहले हस्ताक्षर किया। देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि से क्या हुआ कि टीपू तो हार गया था, टीपू तो पराजित हो गया था, और जो आधे क्षेत्र थे वो अंग्रेजों, निज़ामों और मराठों में बांट दिए गए। लेकिन अंग्रेज बहुत चालू थे, उन्होंने निज़ामों और मराठों को वही क्षेत्र दिया जिसमें उनमें आपस में एक वैमनस्य की भावना थी, और इन क्षेत्रों को लेकर वे एक दूसरे के विरुद्ध थे। तो अंग्रेजों ने एक तीर से दो शिकार यहाँ भी किया, उन्होंने टीपू को तो हराया ही रहा, और निज़ामों और मराठों को मित्र बनाते हुए भी उनको आपस में भी लड़वा दिया। तो निज़ामों को क्या था, हमेशा एक तो टीपू के विरुद्ध वो खड़े हुए थे, तो टीपू से तो खतरा उसको था ही था, क्योंकि टीपू अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, और मराठों से भी उनको हमेशा विवाद बना हुआ था। तो इस खतरे को देखते हुए निज़ाम ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया, और धीरे धीरे जो अन्य राज्य थे उन्होंने भी अपना हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया और सहायक संधि को स्वीकार किया। तो अगर हम क्रम कई बार पूछा जाता है तो सबसे पहले निज़ामों ने शुरू किया, हैदराबाद के निज़ामों ने हस्ताक्षर किया, फिर मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद में अवध। फिर हम मराठा युद्ध में देखेंगे पेशवा ने किस तरीके से किया, पेशवा और भोसले, इन लोगों ने साइन किया। और हम जानते हैं कि मेन पावर कौन से थे, यही सारे तो मेन पावर थे, और जब इन लोगों ने साइन कर दिया तो अंग्रेजों ने अपना पूरा साम्राज्य विस्तार एक तरह से कंप्लीट कर लिया। तो ये इनका सबसे पहले साइन का सीक्वेंस भी था, जिसको अक्सर पूछा जाता है। पहला तो याद ही रखिएगा, पहला हमेशा पूछा जाता है सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया, तो सबसे पहले निज़ामों ने हस्ताक्षर किया। वेलेज़ली के बारे में यहाँ पर वही सारी बातें की गई हैं। 1797 से 1805 तक वो यहाँ पर रहा, और इस समय ही उसने सब्सिडियरी अलायंस को आगे बढ़ाया। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इस संधि का प्रभाव क्या रहा। सहायक संधि ने निश्चित रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अजेय शक्ति बना दिया। संधि के प्रथम प्रावधान के द्वारा शर्त थी कि हस्ताक्षरकर्ता राज्य अपने खर्चे पर ब्रिटिश सेना रखेगा, और इस खर्चे की चक्रवृद्धि ब्याज से भी अधिक दर वसूला जाता था। यदि जैसे अगर पहले साल में ब्याज नहीं दे पाए तो दूसरे साल डबल देना पड़ता था। तो कितना वसूली करते थे अंग्रेज, ठीक है। देखिए, अगले वर्ष दूने दर से वसूलते थे, और इससे क्या होता कि अंग्रेज एक आर्थिक रूप से मजबूत होते चले गए, और अगर दूसरे वर्ष भी नहीं दे पाए तो दूसरे राज्य पर कुशासन या कोई और आरोप लगाकर वे उस पर कब्जा कर लेते थे। कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में राज्य का विलय कर लिया जाता था, और देशी राज्यों के खर्चे पर एक अर्थ क्या होता था, पहले तो एक जिले पर, एक क्षेत्र पर सेना भेजते, वहाँ के खर्च के लिए बात करते, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ती चली जाती। वही है कि कोई उंगली पकड़ा है तो पूरा हाथ ही छीन लो, तो ऐसा ही करते ही है। पहले छोटे से क्षेत्र पे जाते, फिर धीरे धीरे कई बड़े क्षेत्र मांगते हुए इनकी डिमांड बढ़ती जाती, और जो यहाँ के राज्य थे इनकी मांगों को पूरा करते करते एक ऐसी कंडीशन आ जाती थी कि वे पूरे राज्य का विलय ही अंग्रेज अपने में कर लेते थे। और
जो दैनिक शासन प्रशासन के कार्य थे उसमें भी इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से प्रशासन में भी उनका नियंत्रण स्थापित करता चला गया। यूरोपीय शक्तियों को दूर रखना भी उससे उनको लाभप्रद रहा कि यूरोपीय शक्तियाँ भी ऑलमोस्ट धीरे धीरे खत्म होती चली गई और एक दूसरे के विरुद्ध ये कोई बात नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों को मध्यस्थ रखना था, तो उनके विरुद्ध कोई भारतीय शक्ति भी अब खड़ी नहीं हो सकती थी। तो इस संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से अजेय शक्ति यहाँ पर अंग्रेजों को बना दिया। भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? भारत पर प्रभाव चतुर्थ एंग्लो मैसूर के युद्ध के द्वारा देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। जब चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, देखिए टीपू के बारे में हमने देखा था कि वो एक संप्रभु प्रकार का शासक था और भले ही वो हार गया था तीसरे युद्ध में, लेकिन उसने अपनी हार मानी नहीं थी और उसने अपने सैन्य संगठन को और मजबूत करना शुरू कर दिया था। फ्रांसीसियों से अपनी मित्रता को और बढ़ाना शुरू किया, जिससे अंग्रेज और परेशान हो गए और अंग्रेजों ने कहा कि अब इसको पूरी तरीके से समाप्त करना होगा। और जब अंग्रेजों ने टीपू से कहा कि सहायक संधि अपनाओ, तो टीपू ने साफ मना कर दिया कि भैया वो सहायक संधि को नहीं अपनाएगा। बस अंग्रेजों के लिए क्या था, अंग्रेजों ने इसे मौके की तरह देखा और चौथे वॉर की शुरुआत हो गई और इस युद्ध में फाइनली टीपू मृत्यु को प्राप्त हुआ। चौथे मैसूर युद्ध में टीपू मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके बाद उसका जो बच्चे थे उन्होंने नेतृत्व किया, बट वो उतने निपुण नहीं थे और फाइनली यहाँ पर अंग्रेजों की विजय होती है। और इस युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, जब पूरा मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है तो अंग्रेजों ने जो वाडियार वंश का जो शासक हुआ करता था पहले, जिनसे हैदर अली ने शासन लिया था, उसी के एक बालक को गद्दी पर बैठा दिया और उनसे सहायक संधि अपना ली और उनसे सहायक संधि कर ली। और इस प्रकार पूरी तरीके से नियंत्रण अब चौथे मैसूर युद्ध के बाद में पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का स्थापित हो गया मैसूर पर। वही सारी बातें यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान का तेजी से अपने आप को पुनर्स्थापित करना, विदेशी शक्तियों से अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के कारण नया गवर्नर जनरल वेलेजली टीपू से सशंकित था। सहायक संधि का प्रस्ताव दिया उसने और टीपू ने नकार दिया, जिसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ गया और टीपू की मृत्यु हुई। युद्ध के उपरांत वाडियार वंश के बच्चे को मैसूर की गद्दी सौंप दी गई और उससे सहायक संधि कर ली गई। तो इस प्रकार 4 युद्धों के उपरांत यहाँ पर नियंत्रण स्थापित हो गया अंग्रेजों का और सहायक संधि के माध्यम से भी अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार को पूर्ण तरीके से प्राप्त कर लिया और यहाँ की एक अजेय शक्ति बन गई। अब हम अगले पार्ट में दोस्तों मराठों की बात करेंगे और किस तरीके से अंग्रेजों ने मराठों को पराजित करते हुए इस बची हुई अकेली शक्ति पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, उसे देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हर एक घटना पसंद आई होगी और आपने रनिंग नोट्स भी बनाई होगी। साथ ही साथ PDF का लिंक पिछले पार्ट में भी अवेलेबल था, इस पार्ट में भी अवेलेबल रहेगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।